हेलो स्टूडेंट्स, टीम समर हिल की ओर से मैं निरंजन कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सबों का इंग्लिश ग्रामर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने पिछले क्लास का होमवर्क जरूर बना करके रखा होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहले आप लोगों के होमवर्क की जाँच करते हैं और उसके बाद आज हम लोग बढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में एक नए पैटर्न की ओर, जो होगा पास्ट परफेक्ट प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैटर्न। और इस पैटर्न के ऊपर जो आधारित ट्रांसलेशंस होंगे हम लोग उन्हें बनाना सीखेंगे, उनके रूल्स को सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला होमवर्क था हमारा ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश का, और ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में सबसे पहला जो वाक्य है, क्या तुमने उसे यहाँ नहीं देखा था। क्या तुमने उसे यहाँ नहीं देखा था। तो ये देखिए वाक्य क्या है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का वाक्य है। क्या तुमने उसे यहाँ नहीं देखा था। तो यहाँ पे हैड का प्रयोग शुरू में करेंगे, हैड, उसके बाद सब्जेक्ट यू है, तो हैड यू नॉट, सी का तीसरा रूप सीन हो जाएगा V3 के रूप में। हैड यू नॉट सीन हिम, सब्जेक्ट यू और ऑब्जेक्ट यहाँ पे हिम है, उसे, ठीक है। तो उसे का ही का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है वो हिम हो जाता है। तो हैड यू नॉट सीन हिम हियर, यहाँ क्वेश्चन मार्क के साथ। दूसरा वाक्य है, क्या वे लोग तब यहाँ से नहीं गए थे। हैड दे नॉट गॉन फ्रॉम हियर देन, तब है ना, तो तब की अंग्रेजी देन होती। तीसरा वाक्य है, क्या बच्चों ने खाना नहीं खाया था। हैड चिल्ड्रेन नॉट ईटेन फूड। चौथा वाक्य है, तुमने उसे यहाँ क्यों बुलाया था। अब यहाँ देखिए क्यों बुलाया था, तो WH वर्ड आ गया, WH वर्ड का पैटर्न। तो WH वर्ड में सबसे पहले हम लोग WH वर्ड का अंग्रेजी लिखेंगे, व्हाई हैड यू कॉल्ड हिम हियर, तुमने उसे यहाँ क्यों बुलाया था। पांचवा सेंटेंस है, उन लोगों ने हमारे लिए क्या किया था। व्हाट हैड दे डन फॉर अस, उन लोगों ने हमारे लिए क्या किया था। छठा है, तुम्हारा भाई कल कहाँ गया था। कहाँ, वेयर हैड योर ब्रदर गॉन यस्टरडे, कल है ना, कल कहाँ गया था, पास्ट हो गया तो यस्टरडे होगा। सातवां है, तुमने इसे कैसे किया था। कैसे, हाउ हैड यू डन दिस, तुमने इसे कैसे किया था, हाउ हैड यू डन दिस। आठवां वाक्य है, आप लोगों ने उसे आमंत्रित क्यों नहीं किया था। व्हाई हैड यू नॉट, आमंत्रित करना इनवाइट होगा, इनवाइटेड हो जाएगा वर्ब 3 का रूप। व्हाई हैड यू नॉट इनवाइटेड हिम, उसे आमंत्रित क्यों नहीं किया था। नौवां है, उसने तुम्हारी मदद क्यों नहीं की थी। व्हाई हैड ही नॉट हेल्प्ड यू। और 10वां वाक्य है, तुमने मुझे मदद के लिए क्यों नहीं कहा था। व्हाई हैड यू नॉट आस्क्ड टू मी फॉर योर हेल्प। यहाँ पे देखिए 10वां वाक्य जो है, तुमने मुझे मदद के लिए क्यों नहीं कहा था, ठीक है। तो यहाँ जो सबसे पहले तो ये समझेंगे कि सब्जेक्ट कौन है। तो सब्जेक्ट तो तुमने यू है, ठीक है, व्हाई और हैड का प्रयोग कर दिए, उसके बाद यू, उसके बाद नॉट। अब इसके बाद देखना है कि वर्ब कौन सा है। तो देखिए मदद के लिए क्यों नहीं कहा था, लास्ट में कहा था, तो कहा, कहना, यही वर्ब हो गया। और आस्क्ड, इसका वर्ब 3 हो गया, ठीक है। और उसके बाद है ऑब्जेक्ट, तो मुझे, टू मी, और उसके बाद है मदद के लिए, तो फॉर
योर हेल्प। अब योर हेल्प क्यों हो गया? क्योंकि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ पे योर का प्रयोग किया गया, ठीक है। यू का ऑब्जेक्टिव केस में योर हो जाता है, तो योर हेल्प हो गया, ठीक। बढ़ते हैं अगले होमवर्क की ओर, जो है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसका जो पहला सेंटेंस है उसको देखेंगे, हैड ही नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क। अब यहाँ देखें कि हैड ही नॉट, तो हैड का प्रयोग तो सही है, उसके बाद सब्जेक्ट है, इसके बाद नॉट, यहाँ तक तो सही है। इसके बाद है कंप्लीट, तो यहाँ देखिए कंप्लीट ये वर्ब 1 है, लेकिन यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है वर्ब 3, तो कंप्लीटेड हो जाएगा, कंप्लीटेड हिज होमवर्क। हैड ही नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क। और इसमें था कि ट्रांसलेट इनटू हिंदी, यानी कि 2 in 1 होमवर्क था, इसको ट्रांसलेट इनटू हिंदी भी करना था। तो हिंदी में इसकी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगी? क्या उसने अपना गृह कार्य नहीं किया था। दूसरा सेंटेंस है हैड ही बॉय नॉट कॉल मी। हैड ही बॉय, तो यहाँ पे देखिए कि हैड के बाद ही बॉय है, तो ही बॉय का प्रयोग नहीं होगा, दैट बॉय का प्रयोग होगा। अब दैट बॉय का प्रयोग क्यों होगा, ही बॉय का प्रयोग क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ जब अगर ही बॉय का प्रयोग करते हैं तो ही और बॉय ये दोनों ही नॉमिनेटिव केस में है ना। और नॉमिनेटिव केस यानी कि दो सब्जेक्ट हो जाएगा, तो जो कि गलत होगा। ही बॉय यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट हो रहा है, ठीक है, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना पड़ेगा। ये बॉय जो है वो नाउन है, और जब नाउन का प्रयोग हो और वहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट करना हो, संकेत देना हो कि उस लड़के ने, है ना, तो यहाँ पे हम लोग डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, और इसीलिए दैट का प्रयोग करेंगे, ही का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हैड दैट बॉय नॉट कॉल्ड मी। बढ़ते हैं तीसरे वाक्य की ओर। तीसरा हमारा वाक्य है हैड यू नॉट बीन प्लेड विद योर फ्रेंड। तो यहां पे बिन का प्रयोग गलत कर दिया गया है। हैड यू नॉट प्लेड, बिन हटा देंगे, विद योर फ्रेंड, क्या तुम अपने दोस्त के साथ नहीं खेले थे। चौथा वाक्य क्या होगा? और हैड दैट बॉय नॉट कॉल्ड मी, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? क्या उस लड़के ने मुझे नहीं बुलाया था। चौथा है व्हाई हैड यू गो टू देयर, सॉरी गो टू हियर है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि गलती क्या है? व्हाई का प्रयोग सही है, इसके बाद हैड का प्रयोग भी सही है, यू तो सही है ही, गोन हो जाएगा, वर्ब 3 हो जाएगा। व्हाई हैड यू गोन फ्रॉम हियर हो जाएगा, तुम यहाँ से क्यों चले गए थे, ठीक है। टू हियर यहाँ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से जाने का सूचना यहाँ मिल रहा है वाक्य में, तो इसीलिए फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग गलत होगा। पांचवा वाक्य है व्हाई हैड ही ओल्ड मैन कॉलिंग यू। व्हाई हैड दैट ओल्ड मैन, ठीक है, ही ओल्ड मैन का प्रयोग नहीं करेंगे, दैट ओल्ड मैन कॉल्ड यू। व्हाई हैड दैट ओल्ड मैन कॉल्ड यू, यानी कि उस बूढ़े व्यक्ति ने तुम्हें क्यों बुलाया था। छठा वाक्य है व्हाई हैड पीपुल कॉल द पुलिस। व्हाई हैड पीपल कॉल्ड द पुलिस हो जाएगा, क्योंकि कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड का प्रयोग करेंगे, और इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? लोगों ने पुलिस को क्यों बुलाया था। सातवां वाक्य है हाउ हैड ही डिड दिस। हाउ हैड ही डन दिस, यहाँ पे डिड का प्रयोग नहीं होगा, डन का प्रयोग होगा, वर्ब 3 का प्रयोग होगा। हाउ हैड ही डन दिस, उसने इसे कैसे किया था। आठवां सेंटेंस है व्हाट हैड यू डिड टू मी। व्हाट हैड यू, यहाँ पे फिर से डिड का प्रयोग गलत है, डन का प्रयोग होगा, डन टू मी है, लेकिन यहाँ पे डन फॉर मी हो जाएगा। शब्द के अर्थ को समझना है
व्हाट हैड यू डन फॉर मी, तुमने मेरे लिए क्या किया था। तो डन टू मी नहीं बल्कि डन फॉर मी हो जाएगा, मेरे लिए। 9वां वाक्य है व्हाई हैड योर फादर नॉट कम टू द ऑफिस टुमारो। तो यहाँ पे क्या गलती है, यहाँ पे गलती ये है कि टुमारो के जगह पर यस्टरडे होगा, क्योंकि ये बीता हुआ कल है। व्हाई हैड योर फादर नॉट, कम का प्रयोग बिल्कुल सही है क्योंकि कम का तीसरा रूप कम ही होता है। कम टू द ऑफिस, यस्टरडे हो जाएगा यहाँ पे, बीता हुआ कल। 10वां वाक्य है व्हाई हैड दे नॉट आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू। व्हाई हैड दे नॉट आस्क्ड हो जाएगा यहाँ पे, वर्ब 3 आस्क्ड एनी क्वेश्चन टू यू हो जाएगा, फ्रॉम नहीं होगा बल्कि टू, क्योंकि किसी से प्रश्न पूछने के लिए उसकी ओर मुखातिब होना पड़ता है, इसीलिए टू का प्रयोग किया जाता है। उससे दूर जाकर के प्रश्न नहीं पूछा जाता बल्कि उससे मुखातिब होना पड़ता है, उसकी ओर घूमना पड़ता है, उसकी ओर फेस करना पड़ता है, इसीलिए आस्क जब भी लगेगा तो आस्क टू यू होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उससे यू, यहाँ जो भी ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे टू का प्रयोग करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले होमवर्क की ओर, जो कि था मीनिंग लिखने के लिए। डिक्टेशन मैंने लिखवाया था और उसका मीनिंग आप लोगों को लिख करके रखने के लिए कहा था, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने लिख करके रख लिया होगा। चलिए चेक कर लिया जाए कि आपके वर्ड मीनिंग सही है या नहीं। पहला शब्द था एडवर्स। एडवर्स का मतलब होता है विपरीत, विषम। दूसरा है सिचुएशन। सिचुएशन की मतलब परिस्थिति, स्थिति। कंडीशन, कंडीशन भी स्थिति परिस्थिति है। सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र। रेसिडेंस का आवास। कॉलेज मीन्स महाविद्यालय। एडमिशन का मतलब दाखिला, नामांकन। और कलीग, कलीग का मतलब सहपाठी, सहकर्मी, साथी। उसके बाद है वेकेशन। वेकेशन की मतलब छुट्टी। और इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट तो आप सभी लोग जानते ही हो, मनोरंजन। चलिए बढ़ते हैं आज के क्लास की ओर। तो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग पास्ट और फेक्ट टेंस के साथ साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दोनों को मिलाकर के बने हुए वाक्यों के ऊपर आज हम लोग अध्ययन करेंगे। आप लोगों ने सुना होगा या पढ़ा होगा, बनाया भी होगा जिन लोगों ने पहले भी टेंस पढ़ा होगा, और यह वाक्य भी बहुत प्रचलित है। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। अब यहाँ देखेंगे कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो ये जो सेंटेंस है ये किस प्रकार का सेंटेंस है? तो इस सेंटेंस में आधा जो भाग है वह पास्ट इंडेफिनिट का है और आधा जो भाग है वो पास्ट परफेक्ट का है। ठीक है, यहाँ पे देखिए चुका था लगा हुआ है, तो इससे पता चल रहा है कि यह पास्ट परफेक्ट का है। और ये जो आधा भाग है डॉक्टर के आने से पहले, तो ये भाग जो है वो पास्ट इंडेफिनिट का है। अब हम लोगों को सीखना ये है कि इसका अंग्रेजी अनुवाद कैसे करेंगे, उसका क्या सही तरीका है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि जो क्रिया पहले घटित हुई, जो क्रिया पहले घटित हुई पहले उसकी अंग्रेजी होगी। यहाँ पे रोगी के मरने की घटना पहले हुई और डॉक्टर के आने की क्रिया बाद में हुई, तो ये पास्ट परफेक्ट में चला गया और ये पास्ट इंडेफिनिट में आ गया। तो पास्ट परफेक्ट वाले भाग का ट्रांसलेशन पहले होगा। द पेशेंट हैड डाइड, पैटर्न वही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3। उसके बाद है बिफोर द डॉक्टर केम, पहले के पहले डॉक्टर के आने से लगा हुआ है, तो डॉक्टर के आने से, तो डॉक्टर केम। यहाँ पे हम लोग
पास्ट इंडेफिनिट का रूल लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस V2, और इधर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3, ठीक है। और अगर पहले है तो बिफोर देंगे, और यदि बाद रहा तो आफ्टर दे देंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर सब्जेक्ट प्लस V2, यानी कि इस ओर देखें कि बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट का रूप रहेगा और इसके पहले पास्ट परफेक्ट का रूप रहेगा। तो इस प्रकार से हम लोगों को इसका ट्रांसलेशन बनाना है। अब इसमें सेंटेंस पैटर्न जैसे से अलग होगा तो रूल भी उसी तरह से फॉलो होंगे जो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब अगर इसमें रहता कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी नहीं मरा था, तब क्या होता, द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ठीक है। तो यहाँ पे हैड नॉट का प्रयोग कर देंगे तो नेगेटिव का हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोगों को क्या करना है कि सेंटेंस पैटर्न अगर चेंज होता है इसमें तो बिल्कुल पहले के रूल के अनुसार से ही चलना है हम लोगों को, ठीक है। अब अगर यहाँ कर दिया जाए कि क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो क्या लगा दिया जाए, तो क्या जो है वह किस में पहले लगेगा। तो यहाँ पे रोगी मर चुका था, इसी को हम लोग पास्ट परफेक्ट के एक इंट्रोगेटिव के अकॉर्डिंग बनाएंगे। जैसे हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, और क्वेश्चन मार्क देंगे। तो हैड का प्रयोग यहाँ पे हम लोग पास्ट परफेक्ट वाले हिस्से में ही करेंगे, ठीक है, इंट्रोगेटिव में। तो हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, क्या रोगी मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले। तो इस प्रकार से हम लोग पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट के मिले जुले रूप के वाक्यों को इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग सीख गए होंगे। तो अब आप लोगों को इसके ऊपर होमवर्क दिया जाएगा और आप लोगों को बना करके रखना है। तो स्टूडेंट्स, आज का होमवर्क आप लोगों के लिए ये रहा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। उम्मीद है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं आज एक नए टॉपिक की ओर जिससे हम लोग सीखेंगे अभी जस्ट। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा नया सा टॉपिक है होमोग्राफ। होमोग्राफ्स कैसे शब्द होते हैं। आप लोगों ने इसके पहले के क्लास में होमोफोन्स को जाना, जिसमें जो है अलग अलग वर्ड्स होते हैं अंग्रेजी के, लेकिन उनका अर्थ एक ही होता है, तो उनको होमोफोन्स कहते हैं। लेकिन इसमें क्या है, होमोग्राफ। तो होमोग्राफ कैसे शब्द होते हैं, तो होमोग्राफ्स में वैसे शब्दों को कहते हैं कि जिनका एक ही वर्ड का अलग अलग मीनिंग होता है, ठीक है। स्पेलिंग सेम होता है, सेम स्पेलिंग्स को कहते हैं, सेम स्पेलिंग लेकिन डिफरेंट मीनिंग, ठीक है। इसको शॉर्ट में इस प्रकार से याद रखें कि सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग। तो ऐसे शब्दों को होमोग्राफ्स कहते हैं। अब इसका उदाहरण, तो उदाहरण में देखेंगे राइट। राइट का मतलब क्या होता है, राइट का मतलब सही होता है। आप कहेंगे कि सर राइट मीन्स दायां हाथ भी होता, राइट हैंड दायां हाथ, यानी कि राइट का मतलब दायां भी होता है। तो अब देखिए कि एक जगह राइट का अगर प्रयोग सही के सेंस में किया जा रहा है और दूसरे जगह पर दायां के अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है, टर्न टू राइट, है ना। सेंटेंस इसका बनाएंगे इस प्रकार से, यू आर राइट, ठीक है, आप सही हो, और टर्न टू राइट। आप दोनों जगह देखिए अर्थ में अलग अलग अंतर है ना। यू आर राइट, आप सही हो, यहाँ पे सही का प्रयोग हुआ। टर्न टू राइट यानी कि दाईं ओर मुड़ जाए, है ना, दाईं ओर का यहाँ प्रयोग हो रहा है, दाईं ओर मुड़ जाए। तो अब ऐसे जो शब्द होते हैं जो एक ही वर्ड के अलग अलग डिफरेंट मीनिंग होते हैं, तो उनको होमोग्राफ्स कहते हैं। क्या कहते हैं, होमोग्राफ्स कहते हैं। तो आप लोगों के लिए आज का होमवर्क ये रहा कि आप लोगों को
20 होमोग्राफ्स लिखने हैं। ठीक है, होमोग्राफ्स आप लोगों को लिखने हैं, ढूंढ करके सर्च करके जैसे भी हो आप लोगों को लिखना है, कंप्लीट करना है। क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूँ यदि नहीं भी आता है तो आप सर्च करके सीखिए, उसके बाद फिर तो मैं हूँ ही। अगले क्लास में मैं इसे ज़रूर बताऊँगा, 20 होमोग्राफ्स लेकर के आऊँगा, उसके बारे में डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के आखिरी पड़ाव की ओर, आज के सेंटेंस की ओर। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा सेंटेंस ऑफ द डे है, शो द वर्ल्ड योर वर्क डोंट योर ईगो। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि संसार को अगर आपको दिखाना है तो अपना कर्तव्य दिखाओ, अपना कर्म दिखाओ, अपना अहंकार नहीं। तो आज का सेंटेंस का अर्थ यही है कि आप अपने कर्तव्य से, अपने कर्म से किसी को जवाब दें, अपने अहंकार से नहीं। चलिए फिर से मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए।